हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल द इकोनॉमिक्स ग्रुप इंडाली में। बेस्ट ईयर सास का वीडियो नंबर 16 है, ठीक है ना, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 उत्पादन एवं लागत की। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है, पूरी वीडियो को देखेंगे। आज का टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ उत्पादन के नियमों के बारे में। उत्पादन के कौन से नियम है जो उत्पादन प्रक्रिया में लागू होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन है, प्रेस कर दीजिए। आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आपके एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि पक्का वादा है कि आपका पूरा कोर्स मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना होगा। चलिए हम बात करते हैं आज उत्पादन के नियम की। उत्पादन के कौन कौन से नियम है, ठीक है ना। बेसिकली उत्पादन के जो नियम होते हैं, दो नियम है उत्पादन के, ठीक है ना। कौन कौन से दो नियम है? एक नियम है एक साधन प्रतिफल का नियम, ठीक है, और दूसरा नियम है पैमाने के प्रतिफल का नियम। दोनों नियम की बात करेंगे, ब्रीफली में समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको और कुछ नहीं। लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। एक साधन प्रतिफल का नियम ये एक ऐसा नियम है जो उत्पादन फलन की अल्पकालीन धारणा है, ठीक है ना। अल्पकालीन धारणा है, यानी कि ये नियम अल्पकाल में लागू होता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल का नियम एक दीर्घकालीन धारणा है, ठीक है ना। दीर्घकालीन धारणा का मतलब ये उत्पादन के दीर्घ काल में लागू होते हैं। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि उत्पादन फलन के प्रकार, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत यह नियम लागू होता है, एक साधन प्रतिफल का नियम। इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, उत्पादन के एक साधन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना। और उत्पादन के जो अन्य साधन है, जो बाकी साधन है, वो क्या होता है, स्थिर होता है। इसलिए ये इसको बोलते हैं परिवर्तनशील साधन और इसको बोलते हैं स्थिर साधन, ठीक है ना। आपको पता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं मुख्यतः कौन कौन सा होता है, भूमि, पूंजी, उद्यमी और श्रम, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत केवल ये जो श्रम है ये जो है आपका परिवर्तनशील साधन होता है, जबकि बाकी तीन भूमि, पूंजी और ये स्थिर साधन होता है। जब अल्पकाल में, क्योंकि अल्पकाल है, समय कम है, तो हम स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करते चले जाते। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपकी कपड़े की दुकान है, ठीक है। आपने 10 बाय 10 एरिया में एक कपड़े का दुकान खोला, ठीक है ना। नियम को समझ में आ जाएगा। कब आप दुकान में बैठे हुए अकेले डील कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी बिक्री बढ़ी, आप अकेले कस्टमर को हैंडल कर, कस्टमर वापस चले जाए। आपने क्या किया, एक हेल्पर रखा, आपकी सेलिंग बढ़ गई, सेलिंग बढ़ती चली जा रही, आपने एक और हेल्पर रखा, फिर और हेल्पर रखा, एक और हेल्पर रखा, धीरे धीरे आप हेल्पर बढ़ते चलने लगता है, उत्पादन बढ़ता चले। इसका मतलब ये हुआ कि अल्पकालीन नियम के अंतर्गत हम दुकान को बढ़ा नहीं सकते, दुकान के सामान को बढ़ा नहीं सकते, हम क्या कर रहे हैं, हेल्पर को बढ़ा रहे हैं। इससे हमारे उत्पादन में भी वृद्धि होती है, इसलिए इसको हम एक साधन प्रतिफल का नियम, जब एक साधन में परिवर्तन करेंगे उससे हमें उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है, इस नियम के अंतर्गत बात करेंगे। जबकि जो दूसरा नियम है पैमाने के प्रतिफल का नियम, एक दीर्घकालीन धारणा है। इस नियम के अंतर्गत तो उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि समय होता है और समय इतना होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन है सबको बदल दिया जाए। जब उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जाता है तो उत्पादन के पैमाने में ही परिवर्तन हो जाता है, उत्पादन के पैमाने के परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल का नियम कहा जाता है। अब इन दोनों नियमों को हमें डिटेल से समझना है। एक साधन प्रतिफल का नियम जो है, इसके अंतर्गत 3 नियम की हम बात करेंगे, ठीक है ना। एक होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा है उत्पत्ति समता नियम और तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम। इसको बढ़ते प्रतिफल का नियम भी कह सकते हैं, इसको स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं, इसको घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं।
इसी प्रकार से पैमाने के प्रतिफल के नियम में भी 3 है। नंबर 1 पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, नंबर 2 पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम, और नंबर 3 पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। ठीक है ना, दोनों के अंतर्गत 3 नियम है और इन तीनों नियमों को एग्जाम्पल और ग्राफ के साथ चलिए हम समझते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे एक साधन प्रतिफल के नियम की। एक साधन प्रतिफल का नियम, एक साधन प्रतिफल के नियम के अंतर्गत क्या किया जाता है, जब उत्पादन के केवल एक साधन में परिवर्तन किया जाता है तथा अन्य साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, तो उत्पादन में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब ये जो परिवर्तन होता है, ये जो परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। ठीक है ना, 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। मैंने अभी बताया जो 3 प्रकार के परिवर्तन होता है, सबसे पहला परिवर्तन होता है जिसको बोला जाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा है उत्पत्ति समता नियम, और तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम। अब इन तीनों के चलिए हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है? उत्पत्ति वृद्धि नियम का मतलब होता है जब हम एक साधन में परिवर्तन करते हैं, उत्पादन के बाकी साधनों को परिवर्तन स्थिर रखते हैं, ऐसे में जो उत्पादन में जो वृद्धि होती है, यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि होती है वो किस अनुपात में, वो बढ़ती दर से होती है। यानी कि इस अवस्था में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। औसत उत्पादन को शॉर्टकट में लिखा जाता है एपी और सीमांत उत्पादन को शॉर्टकट में लिखा जाता है एमपी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते ग्राफ एग्जांपल की, तो ये हो गया टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि सीमांत उत्पादन। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। अगर ये है आपकी परिवर्तन साधन इकाइयों में 1 2 3 4 5 6, तो टोटल प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, अगर ये 30 है, ठीक है ना, 30 से बढ़ के हो गए 70, 70 से बढ़ के हो गए 120, 120 से बढ़ के हो गया 180 और 180 से बढ़ के हो गया 260। तो हम क्या करते हैं, देखिए टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, एपी निकालेंगे। आपको पता है कि एपी का फार्मूला क्या होता है, एपी इक्वल टू होता है टीपी डिवाइडेड बाई एल। टीपी को एल से डिवाइड करेंगे तो पहले यूनिट पे कितना आ गया, ये 30, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे 40, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4 चौको 16, 4 पंजे 20 और 260 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो देखिए एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। अब हम एमपी निकालेंगे, पहले यूनिट पे कितना है 30। अब एमपी का फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि एमपी इक्वल टू होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो 30 में से ऊपर कुछ नहीं है, 30, 35 से ऊपर 30 है, कितना हो जाएगा ये 5, 40 से ऊपर 35 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 70 से 30 घटाएंगे तो कितना जाएगा 40, 120 से 70 घटाएंगे 50, 180 से 20 घटाएंगे 60 और 160 से 180 घटाएंगे तो कितना हो गया 80। हमारा एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। जब हमारा टोटल प्रोडक्शन के साथ साथ एपी और एमपी दोनों बढ़े तो उसे हम कहेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम। ठीक है ना, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत। इसका जो ग्राफ बनता है
ठीक है ना। इसका जो ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि एपी और एमपी दोनों बढ़ रहे हैं तो कुछ इस तरह से होगा यहां पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका एपी और एमपी दोनों बढ़ता हुआ होगा, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा। दूसरा है उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम एक ऐसा होता है जब टीपी में स्थिर दर से वृद्धि होती है। स्थिर दर से मतलब वृद्धि होने की दर जो है एक समान होती है। ऐसे में यहां पर एपी और एमपी दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। औसत उत्पादन और मार्जिनल जो सीमांत उत्पादन है दोनों बराबर होते हैं। यानी कि एक ऐसी स्थिति जब हम एक साधन में परिवर्तन करते हैं और बाकी साधनों को स्थिर रखते हैं तो ऐसे में जो कुल उत्पादन में जो समान दर से वृद्धि होती है, अर्थात जो हमारा औसत उत्पादन है, सीमांत उत्पादन है, वो बिल्कुल एक समान रहते हैं। एक समान रहने का मतलब यह है कि अगर एग्जांपल लेंगे, जैसे ये हो गया यूनिट 1 2 3 4 5, हम टीपी लेंगे, एपी और एमपी, तो टीपी कितना हो गया 30 60 90 120 और 150। अब यहां से एपी निकालिए तो कितना आ जाएगा 30 30 3 3 30 30 और 30। और एमपी निकालिए, 30 पहले हो गया, 60 में से 30 घटाइए 30 30 30 30। एक ऐसी स्थिति जहां पर एपी और एमपी दोनों बराबर हो और जो टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि होती है वो भी एक कांस्टेंट रेट पे होता है, उसे हम उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। अब उत्पत्ति समता नियम का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ समझिए कैसे बनता है। यहां पर क्योंकि यहां पर एपी और एमपी दोनों बराबर होते हैं तो एपी और एमपी दोनों बराबर होने की स्थिति में इसका जो ग्राफ बनेगा कांस्टेंट बनेगा एक्स एक्सिस के, यानी कि एक्स एक्सिस इसके कांस्टेंट बनेगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि यहां पर एपी और एमपी दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम यानी कि एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर टीपी में घटती दर से वृद्धि होती है, यानी कि टीपी में अगर वृद्धि हो भी तो वृद्धि की दर क्या होती है, घटती चली जाती है। यानी कि यहां पर एपी और एमपी दोनों क्या होते हैं, घटते हैं, ठीक है ना। दोनों घटते हैं, उसमें हो सकता है एमपी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। पॉसिबल है कि एमपी क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, माइनस में हो जाए। एग्जांपल कैसे समझे, जैसे ये हो गया एल, टीपी, एपी और एमपी, ठीक है ना। ये हो गया तो यूनिट लेते हैं 1 2 3 4 5 तक लेते हैं। अगर हम टीपी ले लेंगे, मान लीजिए टीपी कितना है 30, पहले यूनिट में है 30, 30 के बाद हो गया आपका ये 55, 55 के बाद हो गया आपका ये 75, ठीक है ना। 75 के बाद आपका ये हो गया 80, 80 के बाद ये हो गया आपका 90, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं और 90 के बाद ये रह जाता है फिर से 90, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं और ये हो जाएगा दोबारा 80। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, अब देखिए क्या होता है, एपी कितना है यहाँ पर 30 को 1 से डिवाइड करेंगे 30, 55 कितना है 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 10, 4 दूनी 8, 5 से डिवाइड करेंगे 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, 6 से डिवाइड करेंगे 6 कम 6, 6 पंजे 30, 7 से डिवाइड करेंगे 7 कम 7, 7 कम 7, 7 को 28। अब एमपी निकालिए, तो एमपी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, 55 में से 30 गया 25, 75 में से 55 गया 20, 80 में से 75 गया 15, 90 में से 80 10, 90 में से 90 0, 80 में से 90 माइनस 10। अब यहां पर आपका क्या हो रहा है, ऋणात्मक है, ठीक है ना। ये क्या है, घटता हुआ है और यहां पर ये जो आगे क्या हो गया आपका ऋणात्मक हो गया। एपी भी क्या हो रहा है, घटती दर से है और इसी कारण से हमारा एपी भी टीपी देखिए घटती हुई दर से। एक ऐसा सिचुएशन जहां पर हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, जहां पर हो सकता है कि एक जगह पर कांस्टेंट हो जाए फिर हो जाए ये घट जाए, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं।
और उत्पत्ति ह्रास नियम में आपका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह, क्योंकि एपी और एमपी दोनों कम हो रहे हैं तो एपी और एमपी का जो ग्राफ होता है कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। एपी और एमपी नीचे गिरता हुआ होगा, जहां पर एमपी हो सकता है नीचे भी आ जाए, माइनस में हो जाए, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं, जो कि अल्पकाल में लागू होते हैं। इसको हम अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल का नियम। जो दूसरा नियम है पैमाने प्रतिफल का नियम, एक दीर्घकालीन अवधारणा है, ठीक है ना। यह नियम दीर्घकाल में लागू होता है और इसलिए लागू होता है क्योंकि इसके अंतर्गत दीर्घकाल के सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है ना। और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए सभी साधनों को एक अनुपात में, ठीक है ना, परिवर्तित किया जाता है। जब एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन होता है तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो उत्पादन है या जो क्या कहते हैं उत्पादन को जो पैमाना है, जो हमारा स्केल होता है, उस उत्पादन का पैमाना भी हमारा क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अगर हम बढ़ाते हैं तो वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से जो उत्पादन का पैमाना जो परिवर्तित होता है वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा है वो समझना है। सबसे पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, दूसरा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, और तीसरा है पैमाने के घटते प्रतिफल, ठीक है ना। 3 नियम लागू होता है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, दूसरा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम, और तीसरा है पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। अब तीनों को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम ये मतलब होता है जब उत्पादन के सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है। जब उत्पादन के सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है तो ऐसे में जो उत्पादन में जो वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि, ठीक है ना, उससे अधिक होगी। उससे क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम साधनों में जो परिवर्तन करेंगे, साधनों में जो परिवर्तन होगा और दूसरी तरफ जो उत्पादन में परिवर्तन होगा, दोनों के बीच में तुलना करें तो उत्पादन में जो परिवर्तन होता है साधनों में परिवर्तन की तुलना में ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ अगर साधनों के परिवर्तन में हम 10% का वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में उसकी तुलना में लगभग 15% का परिवर्तन होगा। तो इसको हम चित्रों के द्वारा ग्राफ के थ्रू ऐसे समझा सकते हैं, ठीक है ना। जो उत्पादन है, क्योंकि उत्पादन हम यहां पर लेंगे उत्पादन और यहां पर लेंगे उत्पादन के साधन, ठीक है ना। जो उत्पादन के साधन यहां पर लेते हैं तो उत्पादन के साधनों में हमारा क्या होगा, कम परिवर्तन हो रहा है और उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन होता है, इसलिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस तरह ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे साधनों के बीच में ये जो गैप हो रहा है हम मानेंगे ये 10% का चेंज है और यहां पर ये जो है 15%। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है चेंजेस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो फैक्टर में चेंज हो रहा है वो उसकी तुलना में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस स्थिति को हम पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं, जहां पर साधनों में परिवर्तन की तुलना में उत्पादन में अधिक परिवर्तन होता है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम, स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत जो साधनों में जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, साधनों में परिवर्तन होता है उसी के बराबर उत्पादन में परिवर्तन होता है। यानी कि जिस हिसाब से साधनों में परिवर्तन करेंगे उसी हिसाब से उत्पादन में भी परिवर्तन होगा। मान लीजिए साधनों में केवल हम 10% का परिवर्तन करते हैं तो उसकी तुलना में उत्पादन में भी 10% का ही परिवर्तन होता है। यानी कि
जब उत्पादन के सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। इसीलिए इसको पैमाने की स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर तो एपी है और एमपी है, दोनों आपका बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा, जिस कारण से इसका जो ग्राफ बनेगा आपका बिल्कुल 45 डिग्री के सीधे बनेगा इस तरह से, जहां पर दोनों चीजें, अगर मान लीजिए यहां पर आपने साधन को दर्शाया है और यहां पर आपने उत्पादन को दर्शाया है, तो दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। देखिए F और F1, Q और Q1 दोनों के बीच में समान गैप बन जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा है नेक्स्ट, पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम क्या कहता है, इस नियम के अंतर्गत जब उत्पादन के सभी साधनों में हम वृद्धि करते हैं, उत्पादन के साधनों में वृद्धि करेंगे यानी कि परिवर्तन करेंगे, तो उसकी तुलना में जो उत्पादन में परिवर्तन होगा वो कैसा होता है, कम होता है, ठीक है ना। यानी कि जब हम उत्पादन के सभी साधनों को एक समान अनुपात में परिवर्तन करते हैं, उसकी तुलना में उत्पादन में जो वृद्धि होने की दर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि अगर साधनों में हमने 10-15% का परिवर्तन किया तो उत्पादन में केवल 10% का परिवर्तन होता है, साधनों में परिवर्तन ज्यादा होता है। इस तरीके से यहाँ का जो ग्राफ आपका शो होगा, तो उस ग्राफ का शो करेंगे, यहाँ पर हमारा हो गया साधन, ये हो गया आपका उत्पादन, ठीक है ना। दोनों के बीच में आपका ग्राफिकल शो करें तो यहां पर हम देखेंगे कि साधनों के बीच में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और उत्पादन के बीच में साधनों के बीच में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, बदले में उत्पादन के बीच में कम परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर 15% का परिवर्तन किया तो केवल और केवल यहां पर 10% का परिवर्तन करें, आपके ग्राफ में ये बिल्कुल शो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आपका पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं आपके इस डाउट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। चैप्टर 3 मेरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर 3 का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया, इसके बाद हम कल से लागत की बात करेंगे। थैंक यू।